पंकज। और आज इस वीडियो में फिर से हम कुछ अपने जो YouTube के जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं उनको देखेंगे। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज। इस पे जो एमसीक्यूज दिए हैं वो एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी बुक से बेस्ड हैं, उसी से लिए गए हैं। और उनमें से आप अगर आप नोटिस करेंगे तो काफ़ी सारे एमसीक्यूज उसमें से नीट में आते रहते हैं। दूसरा, अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन बायोलॉजी क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहता है नीट के लिए 11th 12th के लिए, तो वो मिस्टर नीरज से कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पे। और ऑनलाइन क्लासेस तो आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस हम लोग केवल नोएडा में ही प्रोवाइड कर पाते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है तो मिस्टर नीरज से कांटेक्ट कर लेगा। अच्छा, ये एक पिक है, ये मेरे बॉस थे, डॉक्टर कार्ति बॉस, दिल्ली में मेरे साथ। और अब वो अपने घर कोयम्बतूर वापस चले गए, तमिलनाडु में। तो ये फोटो बस मैंने इसलिए दी है कि जब भी देखिए, अ, मैं आपको हमेशा अपने कुछ वीडियोस में बोलता हूँ कि आपके जो सीनियर्स होते हैं ना उनसे हेल्प लीजिए। सीनियर्स जो होते हैं, चाहे अब वो चाहे ये मेरे मेडिकल के सीनियर हैं या कोई किसी का 11th 12th में सीनियर होता है, तो जो भी अच्छा सीनियर होता है ना उससे आप काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। तो इसलिए सीनियर्स जो होते हैं ना उनसे हमेशा हेल्प लेनी चाहिए। और आजकल तो बॉस तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर में। तो कोई भी अगर तमिल इफ एनीबडी वांट्स टू कांटेक्ट हिम इन तमिलनाडु और वांट्स टू कंसल्ट हिम, वो इनसे कंसल्ट कर सकता है। तो चलिए पहला कमेंट देखते हैं। सर, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ, और मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं 11th आर्ट्स स्टूडेंट था, और अब मैं 12th साइंस बायोलॉजी से पास किया हूँ। तो सर, क्या मैं नीट की तैयारी कर सकता हूँ? तो इनका बोलना है कि भाई ये जोधपुर राजस्थान से हैं, तो इन्होंने जो 11th क्लास थी वो इन्होंने उसमें इनके पास आर्ट्स थी, मतलब कि मैथ फिजिक्स बायोलॉजी साइंस नहीं थी, बट इन्होंने 12th क्लास जो है वो बायोलॉजी से पास की है। अब देखिए, जो नीट का जो फॉर्म होता है, उसका जो क्राइटेरिया होता है, वो उसका जो इंफॉर्मेशन बाउचर जो आता है उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है। आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें तो ये शायद क्लियर है कि अगर आपने इंटरमीडिएट यानी अगर आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से अगर पास किए तो आप नीट के लिए एलिजिबल हैं। तो मेरे ख्याल से आप एक बार फिर से उसे पढ़ लीजिए, आप शायद एलिजिबल ही होंगे। भैया जी, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग थोड़ी गड़बड़ है। मैं हमेशा आपको बोल चुका हूँ कि काफी सारे पहले भी इस तरह के कमेंट्स आते रहे कि जिनकी इंग्लिश का बहुत बड़ा इशू होता है। देखिए, इंग्लिश का जो इशू है ना उतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा हम लोगों ने बना रखा है। जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश कौन सी बड़ी चीज है। उसको भी अगर आप चाहोगे ना, अगर पढ़ना शुरू करो करो अगर पढ़ना अगर उसको स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे जो आपका डर है ना वो एकदम निकल जाएगा, और आप इंग्लिश भी सीख जाओगे। कितने ही सारे होते हैं, मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो टिपिकल हिंदी मीडियम से आए थे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। और हम सब लोग इंग्लिश सीख ही गए, क्योंकि अगर जब देखो जब कोई चीज सीखनी होती है तो इंसान सीख ही जाता है। तो इंग्लिश, केवल ये सोच के कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं है, मैं मेडिकल में कैसे जाऊंगा क्या करूंगा, वो एकदम बेवकूफ़ी सोचना नहीं चाहिए। आप, हाँ, एक बात मैं बोलूंगा कि आप जो अपनी नीट की तैयारी करें वो अभी उसी लैंग्वेज में कीजिए जिस पे आपकी कमांड है। सपोज करो आप अभी तक हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, तो बेटर रहेगा कि आप हिंदी से ही नीट की तैयारी करें, क्योंकि उसमें सिलेक्शन जल्दी निकाल पाओगे, आसानी से निकाल पाओगे। और बाकी एमबीबीएस में अगर एक बार घुस जाओगे तो ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वहां तो आपकी इंग्लिश अपने आप से ठीक होती चली जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। सर, दिल्ली के सेफ एरिया कौन से हैं पोस्ट एमबीबीएस जॉब के लिए? प्लीज रिप्लाई, आई एम इन नीड। ऐसा कोई सेफ अनसेफ की बात ही नहीं है। दिल्ली में तो अगर आपको किसी भी हॉस्पिटल में अगर जॉब मिल जाती है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, सेफ्टी तो यहाँ पे हर जगह पे है। सर, ये क्या कंफर्म है कि गवर्नमेंट एमबीबीएस कंप्लीट होने के 1 साल बाद गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा? अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? देखिए, मैं हमेशा पहले भी बोलता रहा हूँ कि जो एमबीबीएस होती है ना, अगर आप एमबीबीएस कर लेते हो तो उसके बाद अभी तो ऐसा नहीं कि कोई जॉब की दिक्कत तो नहीं आती है। और जॉब में बस एक ही दिक्कत है जो आती है, कभी कभी क्या होता है कि आपको जो जॉब मिल रही होती है वो आपके मन चाहे प्लेस पे नहीं मिल रही होती है। सपोज करो आप दिल्ली के हो, आप दिल्ली में जॉब लेना चाहते हो, वहां नहीं मिल पाएगी। पर आपको हो सकता है गाजियाबाद में, बुलंदशहर में, यूपी में कहीं मिल जाएगी। तो मेडिकल में कि प्लेस से कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, बट जॉब की कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा आज तक कोई डॉक्टर मिला नहीं जो मेरे को ये बोला होगा भाई सर मेरी जॉब ही नहीं लग पा रही है। इवन यूट्यूब के थ्रू थ्रू ही मुझे कुछ डॉक्टर्स ने कांटेक्ट किया था, और उसमें से एक या दो डॉक्टर तो मेरे खुद के ही हॉस्पिटल में आके जीआरशिप कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि जॉब की कोई इशू है, जॉब तो सबकी लगी जाती है। यूपीएससी के लिए नीट प्रिपरेशन छोड़ा,
2019 में, अच्छा 2019 में इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, नीट की तैयारी नहीं की। फिर बीए किया है, तो उसके बाद इन्होंने बीए किया, और इनकी अब एज 22 है। यूपीएससी के लिए पैसे नहीं है, तो सोच रहा हूँ कि वापस नीट दे दूं, तो लेट तो नहीं हुआ सर? अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि भाई इनकी एज 22 है, तो नीट की इन्हें तैयारी करनी है फिर से। तो देखिए, ये इस तरीके के जो डिसीजन होते हैं ना, ये तो खुद से ही लेने पड़ते हैं। काफी सारे बच्चे होते हैं जिनकी एज 21 साल होती है, 22 साल होती है, और नीट की तैयारी करते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। बट यह है कि नीट की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, ये डिसीजन तो ना एक सेल्फ डिसीजन नहीं होगा, आपको खुद को मोटिवेट करके ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि सपोज करो मेरे या किसी और के बोलने पे अगर आपने नीट की तैयारी शुरू कर दी, आपका नीट निकला नहीं, आप वैसी तैयारी कर नहीं पाए, तो फिर आप जो इसका ब्लेम किसको दोगे, है ना? तो इसलिए ये खुद से डिसीजन लो कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मेहनत करने से तो काफी सारी चीजें हो जाती हैं, और उसके बाद एक फर्म डिसीजन लेकर तैयारी आप शुरू करो। क्या डॉक्टर बनने के लिए 9-10 में मैथ इंपॉर्टेंट है? प्लीज रिप्लाई मी। मतलब मैथ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट की बात नहीं है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है ना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, कभी कभी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स को मैथ तो पढ़नी नहीं होती, तो उसका फायदा क्या है? देखिए, जब भी आप मैथ जैसा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई वो ना आपके ब्रेन को ना डेवलप करता है, आपके सोचने का नजरिया जो है उसको बदलता है, आपके जो ब्रेन का जो मैक्सिमम यूज होता है वो करवाता है। तो वो एक तरीके से आपका जो ब्रेन है ना, बेटर काम कर पाता है। पढ़ाई जब भी आप करोगे ना, तो अगर आप मेहनत से पढ़ाई करते हो, तो आपका ब्रेन का यूटिलाइजेशन कर पाते हो, आप और समझदार व्यक्ति बन जाते हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैथ इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बिल्कुल, अगर 9-10 में मैथ है तो उसे अच्छे से पढ़िए, उसमें भी अच्छे मार्क्स लेके आइए। ऐसा थोड़ी ना कि वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। ओके। हाँ, बट ये बात है कि अगर सपोज करो आपके बहुत सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं, मैथ में कम है, तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैथ की कोई चीज आपको नीट के एग्जाम में आपको परेशान करेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सर, मेरा नीट फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 में होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार नहीं हो पाएगा, तो मुझे एक और ड्रॉप लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कितने ड्रॉप में नीट निकल जाना चाहिए? देखिए, इनका एक ड्रॉप हो गया है, और अब ये सोचते हैं कि इनको लगता है कि इस बार इनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब इनकी तैयारी उतनी अच्छी ना नहीं लग रही। तो सबसे पहले तो भाई ये होता है कि, और ये बोलते हैं कितने ड्रॉप में नीट हो जाना चाहिए, कि ड्रॉप कितने लेंगे इससे कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनका 0 ड्रॉप में होता है, कुछ का फर्स्ट में होता है, कुछ का 2 में होता है। मैंने अपने मेडिकल करियर में जो मैक्सिमम ड्रॉप वाला जो इंसान देखा है, वो 6 ड्रॉप वाला देखा है, जिसने 6 ड्रॉप दिए थे, 6 साल तैयारी की थी। तो बट वो बंदा अपने से 6 ड्रॉप दिया था, किसी से बात करके नहीं दी थी, उसका मन था डॉक्टर बनने का, बना वो। ठीक है। हालांकि काफी लोग उसको बेवकूफ भी बोलते थे, यार 6 ड्रॉप कौन देता है ना? बट ये ड्रॉप देना ना देना, हालांकि देखा है, 1 या 2 ड्रॉप वाले स्टूडेंट तो बहुत मिल जाएंगे आपको, तो 1 या 2 ड्रॉप देना कोई बड़ी बात नहीं होती। उसके आगे अगर आपको ड्रॉप देना है, तो वो आपको फिर खुद से उस चीज को सोचना होगा। ओके। और एक बात होती है, अंत भला तो सब भला। अगर 4 ड्रॉप देके भी अगर आपका सिलेक्शन हो गया, तो अंत भला तो सब भला। और अगर आपका 2 ड्रॉप देके भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और आपने बोला भाई 2 में नहीं हुआ, आप तो तैयारी छोड़ देंगे, तो फिर फायदा क्या है? तो बात होती है कि आपका इन द एंड रिजल्ट क्या आता है। हेलो सर, ड्यूटी आवर कितना होता है? हाउ टू नो अबाउट दैट बिफोर एंड? अच्छा, इनका एक क्वेश्चन आया था जेआर शिप वाली वीडियो पे, कि जेआर शिप का ड्यूटी आवर्स कितना होता है। देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट भी हों, उनमें 48 आवर्स इन अ वीक यही ड्यूटी आवर्स होते हैं। अब कुछ हॉस्पिटल में क्या हो सकता है, कुछ जॉब में हो सकता है कि आपको डेली 8 घंटा काम कराएं, है ना, 9 to 5। या कहीं कहीं होता है कि 24 आवर्स की 2 शिफ्ट दे दें, एक ड्यूटी 24 आवर की, फिर 2-3 दिन का ब्रेक, फिर 24 आवर्स की। या कभी कभी कुछ लोग तो 48 आवर्स की ड्यूटी लगातार भी कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कैसी, बट एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज्यादा का काम कोई नहीं लेने वाला है। हाँ, उस ड्यूटी के दौरान वो कितना काम लेंगे वो डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट कैसा है। सपोज करो, जब मैं एम्स इमरजेंसी दिल्ली में था, तो वहां तो बहुत काम रहता था। इवन मेरे को याद है, हम 9 बजे रात में घुसते थे, और सुबह 7 बजे तक पानी की एक बूंद नहीं पी पाते थे, क्योंकि पेशेंट ही इतना होता है वहां पे, क्रिटिकल पेशेंट इतना होता है कि पता ही नहीं लगता है कब रात निकल गई, है ना? तो ये डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट कैसा है। वहीं पे जो लेबोरेटरी मेडिसिन वाले जो जेआर थे, वो तो आराम से सोते रहते थे, है ना? तो ये डिपेंड करता है। सर, नीट की तैयारी हिंदी मीडियम से भी कर सकते हैं? मैं तो अभी 10th क्लास में हूँ, बट मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी। मुझे लगता था कि हिंदी मीडियम से अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है, लेकिन आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि मेरा जो गोल है मैं उसे पूरा कर पाऊंगी। देखिए, मेरी बातें नहीं, आप मेडिकल कॉलेज में जब जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे जो एमबीबीएस निकाल के आते हैं।
और उनमें इतने सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते हैं, काफी सारे बच्चे आते हैं हिंदी मीडियम से एमबीबीएस निकाल के। तो कोई ऐसा नहीं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है हिंदी वालों के एमबीबीएस निकालना। हिंदी मीडियम पढ़ने वाले काफी सारे बच्चे हैं, आपको बिहार यूपी में मिल जाएंगे, राजस्थान में, एमपी में, जो कि हिंदी मीडियम से पढ़ के आपको एमबीबीएस निकाल के दिखाते हैं और दिखाते ही हैं। सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन एमडी फार्माकोलॉजी। क्या एमडी फार्माकोलॉजी में एनिमल एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है? देखिए, एमडी फार्माकोलॉजी जो ब्रांच है, ऑब्वियसली जहाँ पे फार्माकोलॉजी की बात आएगी, कुछ कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंट्स तो आपके पास आपको करने ही होंगे। बट उससे घबराना क्या है? अगर आपको पहले से डर लग रहा है ना, देखो मेडिकल साइंस में क्या है, कभी कभी जब बच्चे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जब एनाटॉमी की क्लास होती है, एनाटॉमी की क्लास फर्स्ट ईयर में होती है, तो उसमें हमें डिसेक्शन करना होता है जो डेड बॉडी के ऊपर। तो कुछ कुछ बच्चे उसमें बेहोश हो जाते हैं। फिर सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट आता है फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन में हमें पोस्टमार्टम असिस्ट करना होता है। पोस्ट हमारे मेडिकल कॉलेज में 15 पोस्टमार्टम देखने होते थे, उनकी रिपोर्ट फाइल तैयार करनी होती थी।